आप सभी दर्शकों को सीएम मिश्रा का नमस्कार। मैं आप सभी का रुद्र आईएएस स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाने का मेरा मेन पर्पस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराकर आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन को आसान बनाना है। आप अपना प्रिय विषय एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी देख रहे हैं। यह इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी है और इस एपिसोड का टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का विकास। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का संबंध सेमीकंडक्टर से है। इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट्स एंड सिस्टम्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन का अध्ययन किया जाता है। इन उपकरणों को अक्सर सेमीकंडक्टर उपकरण के रूप में जानते हैं। इस सब्जेक्ट पर आगे बात करें इससे पहले जरूरी है कि हम समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, अभी तक इलेक्ट्रिकल्स का जमाना था जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से करंट जनरेट होता है। लेकिन इसमें एक समस्या आती है कि इलेक्ट्रॉन एक बार आगे बढ़ते हैं तो एक बार पीछे चलते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं तो एक बार पीछे चलते हैं, और ऐसा वे एक सेकेंड में 60 टाइम्स करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे घर में जो करंट आ रही है, अल्टरनेटिव करंट आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। इस करंट को अल्टरनेटिव करंट या शॉर्ट में एसी कहा जाता है। एसी को स्टोर करना एक बड़ी चुनौती है। इसे ऐसे समझते हैं, माना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना हुए पैसा हो गया जो कहीं से हमारे पर्स में आता है। अब एक सेकेंड में हमारे पर्स में 60 रुपया आता है तो हम खुश होते हैं कि चलो फ्लो बना हुआ है। लेकिन उसी बीच में 60 रुपया हमारे पर्स से चला भी जाता है। तो आता है और जाता है, आता है और जाता है, और इस तरह से हमारा बैलेंस हमेशा जीरो रहता है। इससे यह समस्या पैदा होती है कि हमारा पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पैसा आया है तो रुकेगा नहीं, अपने आप चला जाएगा। पैसा हो या इलेक्ट्रॉन, स्टोर करने के लिए जरूरी है कि उसका फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो। अगर ऐसा हो पाया तो हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जो थर्मोआयनिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता था। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के दौरान 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार थर्मोआयनिक इफेक्ट की बात की, जिसे बाद में थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर ही एडिसन इफेक्ट का नाम दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन ने पाया कि जब किसी मेटल को गर्म करते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉन गर्मी पाकर एक्साइट हो जाते हैं और मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर चले आते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 1904 में एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने एक सामान्य सा डायोड वाल्व या वैक्यूम ट्यूब विकसित किया, जिसे फ्लेमिंग डायोड कहा जाता है। इस आविष्कार को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का शुभारंभ माना गया, क्योंकि यह दुनिया का पहला वैक्यूम ट्यूब था जिसमें वाल्व का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को यूनिडायरेक्शनल बनाया गया। यानी अब इलेक्ट्रॉन सोर्स से लोड की ओर तो आएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी लेस फ्लो से जो करंट जनरेट हुई उसे डीसी या डायरेक्ट करंट कहा गया। डीसी को स्टोर करना और अपनी जरूरत के अनुसार उसके फ्लो को कंट्रोल कर पाना वैक्यूम ट्यूब से संभव हो पाया। ध्यान रहे, वैक्यूम ट्यूब कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं था। फ्लेमिंग के डायोड का उपयोग अगले 50 वर्षों तक रेडियो रिसीवर और रडार में किया जाता रहा। बाद में सेमीकंडक्टर मटेरियल पर बेस्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने इसकी जगह ले ली। डायोड वाल्व, जिसे वैक्यूम ट्यूब डायोड भी कहा जाता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। इसमें एक ग्लास के पैक वैक्यूम ट्यूब में दो मेटल प्लेट लगे रहते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इनमें से एक प्लेट को कैथोड और दूसरे प्लेट को एनोड कहा जाता है। जब कैथोड को उसके नीचे लगे इलेक्ट्रिक फिलामेंट से गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर लगाए गए
पॉजिटिव चार्ज्ड एनोड द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। एनोड प्लेट को पॉजिटिव बनाने के लिए उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा कैथोड प्लेट में इलेक्ट्रॉनों की कमी ना होने पाए, इसलिए उसे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इस डिवाइस को ही वॉल्व कहा जाता है। इसे वॉल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकती है। 1906 में अमेरिका के ली डी फॉरेस्ट ने वॉल्व में एक कंट्रोल ग्रिड जोड़कर एक ट्रायोड वॉल्व का विकास किया। इसका उपयोग कर उन्होंने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर डेवलप किया। इस डिजाइन को उन्होंने ऑडिशन नाम दिया। ऑडिशन का प्रयोग आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए किया गया। इसे आरएफ डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। आरएफ डिटेक्टर के प्रयोग से रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट व रिसीव कर पाना संभव हो पाया। 26 दिसंबर 1906 को कैनेडियन साइंटिस्ट रेगिनाल्ड फेसेनेन ने वायलिन बजाकर उसका प्रसारण रेडियो तरंगों के माध्यम से अटलांटिक ओशियन में तैर रहे जहाजों तक किया। 1912 में ली डी फॉरेस्ट और एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रायोड ट्यूब को ऑसिलरेटर यानी रेडियो सिग्नल के प्रोड्यूसर के रूप में विकसित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के आविष्कार से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। यह डेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का भी प्रतीक है। इसके पश्चात रेडियो तरंगों का इस्तेमाल नौसेना में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे नागरिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी समय ली डी फॉरेस्ट ने 1918 में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थापित किया। लेकिन मित्रों, पुलिस को जैसे ही इसका पता चला, उसने इसको बंद करवा दिया। नवंबर 1920 में रेडियो पर लगी रोक को हटा लिया गया। इसके बाद रेडियो की पहुंच तो आम लोगों तक हो गई। ली डी फॉरेस्ट को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का फादर कहा जाता है। 1921 में एक अमेरिकी इंजीनियर अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने मैग्नेट्रॉन नामक एक वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर का आविष्कार किया। मैग्नेट्रॉन पहला उपकरण था जो माइक्रोवेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कर सकता था। मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं तरंगों को हम रेडियो तरंग भी कहते हैं। इन्हीं हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों को हम कैरियर सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करके किसी भी ऑडियो या वीडियो सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। 1923 में व्लादिमीर के जॉर्किन नामक एक रूसी मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रॉन गन के साथ फोटो इलेक्ट्रिक सेल को जोड़ा और इस तरह दुनिया का पहला टीवी कैमरा ट्यूब एग्जिस्टेंस में आया। 1946 में पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया गया। इस कंप्यूटर का नाम एनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर रखा गया। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था जिसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, लेकिन यह एक भारी भरकम डिवाइस था। इसने 1800 स्क्वायर फीट की जगह कवर की थी। 1800 स्क्वायर फीट मित्रों, कम नहीं होता है। 1800 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट यानी एक बहुत बड़ा हॉल के साइज का कंप्यूटर डेवलप किया गया। अपने भारी भरकम आकार, अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और एक्सट्रीम हीट के कारण इसका यूज कर पाना बहुत कन्वीनियंट नहीं था। अब चुनौती यह थी कि किसी तरह एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया जाए जो काम तो वॉल्व की तरह करे, लेकिन आकार में बहुत छोटा हो, गर्म भी ना हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम करे। फिर आया 1946 का साल। यह साल इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में मील के पत्थर के तौर पर जाना जाता है। इस साल सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ।
इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास का यह चरण, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निर्माण में सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग किया जाने लगा, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ तो खास है, इस बात का एहसास वैज्ञानिकों को दशकों पहले हो चुका था। प्रथम सेमीकंडक्टर मटेरियल की खोज का श्रेय वर्जिलियस को दिया जाता है, जिन्होंने 1823 में सिलिकॉन नामक एलिमेंट की खोज की। लेकिन उन्होंने जो सिलिकॉन खोजा वह पूर्णतः प्राकृतिक था, जिसमें क्रिस्टल्स का अभाव था। पूर्णतः शुद्ध और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन 31 ईयर्स बाद 1854 में फ्रांसीसी केमिस्ट हेनरी डेविली के द्वारा किया गया। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। भूपर्वती में मात्रा के लिहाज से 27.7% सिलिकॉन ही पाया जाता है, परंतु प्रकृति में यह शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, बल्कि सिलिका या सिलिकेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक सिलिकॉन क्रिस्टलाइन भी नहीं होता है। 1874 में जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने थ्योरेटिकली यह बताया कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल डायोड कैसे काम करते हैं। उन्होंने एक क्रिस्टल डिटेक्टर भी बनाया जो दुनिया का पहला सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इसे कैट्स व्हिस्कर डिटेक्टर भी कहा जाता है। 1894 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस द्वारा क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का उपयोग कर रेडियो रिसीवर डेवलप किया गया। लेकिन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की असली शुरुआत 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ हुआ। 1947 में अमेरिका में स्थित बेल टेलीफोन लैबोरेटरी के 3 साइंटिस्ट विलियम शॉकले, जॉन बर्डीन एंड वाल्टर हाउजर के द्वारा ट्रांजिस्टर की खोज के साथ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक नए युग में प्रवेश किया। 1959 में बेल लैब के 2 साइंटिस्ट मोहम्मद अटाला एंड डॉन काहंग ने मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डेवलप किया। यह इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का बैकबोन बन गया। ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट के इतिहास की। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं और वे कैसे काम करते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो न तो लकड़ी और कांच की तरह इंसुलेटर होते हैं और न ही कॉपर और एल्युमिनियम की तरह कंडक्टर, बल्कि सही मायने में कहा जाए तो इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी normally they behave like the insulator and in some special cases in some special conditions they behave like the conductors, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कॉमन एग्जांपल्स हैं। इन्हें अनडोप्ड सेमीकंडक्टर या आई टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ये सामान्यतः तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा जब प्योर सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा कोई अन्य तत्व मिक्स करके उनकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाती है तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटी मिक्स करने की प्रोसेस डोपिंग कहलाती है। जब किसी सेमीकंडक्टर में कोई ऐसी इंप्योरिटी मिलाई जाती है जिसके वैलेंस बैंड यानी परमाणु की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ऐसी इंप्योरिटी को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल्स हैं। यदि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे फास्फोरस की डोपिंग की जाए तो इससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। फास्फोरस के सबसे बाहरी ऑर्बिट यानी वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन चिप में माइनॉरिटी कैरियर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार का सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसके अलावा जब किसी सेमीकंडक्टर में ऐसी कोई इंप्योरिटी मिक्स की जाती है जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसी इंप्योरिटी को ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी कहते हैं। बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी के एग्जाम्पल्स हैं। यदि एक इंट्रिंसिक सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में कोई ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी जैसे एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी जाए, तो चूंकि एल्यूमिनियम के सबसे बाहरी ऑर्बिट यानी वैलेंस बैंड में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लेते हैं, लेकिन सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास पेयरिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है एंड वैकेंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। इस तरह के सिलिकॉन चिप में होल्स माइनॉरिटी कैरियर के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार का सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन चूंकि वे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उसी तरह अट्रैक्ट करते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज, तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज के तौर पर ट्रीट किया जाता है। यहां अगर आप ध्यान दें तो सेमीकंडक्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज 13 ग्रुप में और पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज 15th ग्रुप में पाए जाते हैं। जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर चिप जिसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं को एक पी टाइप सेमीकंडक्टर चिप जिसमें होल्स की माइनॉरिटी होती है से जोड़ा जाता है, तो एक पीएन जंक्शन बनता है। यह वह क्षेत्र है जहां पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों ही चिप आपस में कनेक्ट होते हैं। पीएन जंक्शन की खोज बेल लैबोरेटरी के अमेरिकी इंजीनियर रसेल शूमेकर ओल ने की थी। उन्होंने 1939 में पीएन बैरियर का आविष्कार किया। इस इंटरफेस के परिणाम स्वरूप एन टाइप रीजन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप रीजन के होल्स की ओर तेजी से अट्रैक्ट होते हैं और जंक्शन यानी जहां दोनों सेमीकंडक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं वहां से होकर करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन मित्रों, ये क्या, कुछ ही सेकंड में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से जंक्शन पर एक डिप्लेशन लेयर या बैरियर बन जाता है जो करंट के फ्लो को रोक देता है। अब यदि हमें करंट को फ्लो करवाना है तो इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इतना पावरफुल बनाना होगा कि वे बैरियर्स को तोड़ सकें। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पावरफुल कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए बैटरी यूज की जाती है। किसी भी बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर को बारी बारी से बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़कर देखते हैं कि क्या होता है। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बैटरी का निगेटिव पोटेंशियल एन टाइप सेमीकंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इतनी तेजी से धक्का देता है कि वे बैरियर्स को तोड़ पी टाइप रीजन में आ जाते हैं और जंक्शन से करंट फ्लो होने लगता है। इस तरह के कनेक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। लेकिन जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल एन टाइप सेमीकंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। इससे एन टाइप रीजन में चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाते हैं और करंट का फ्लो रुक जाता है। इस तरह के कनेक्शन को रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पीएन जंक्शन से केवल फॉरवर्ड बायस में ही करंट मिल सकता है, रिवर्स बायस में नहीं। इस प्रकार साइंटिस्ट सेमीकंडक्टर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने में कामयाब हुए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ
और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं इस जानकारी के साथ कि डायोड और ट्रांजिस्टर्स कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।